YouTube के शिक्षा पार्क चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है मित्रों। जो है आइए हम लोग GK 2020 भाग 11 में मिल करके चर्चा करते हैं। जो है एक बार फिर जो है देखते हैं। पहला सवाल है अनुच्छेद 394। अनुच्छेद 394 तो इसमें किस चीज़ का वर्णन है, इसका विषय क्या है? तो संविधान के लागू किए जाने के संबंध में प्रावधान है। ठीक है, अनुच्छेद 394 ये संविधान कब लागू हुआ इसके विषय में जो है ये वर्णन है। किसमें? अनुच्छेद 394। अब हम जानते हैं, आप जानते हैं मित्रों कि हमारा संविधान आंशिक रूप से लागू हुआ कब? तो 26 नवंबर 1949। प्रस्तावना में कहा गया है ना कि आत्मार्पित करते, अंगीकार किया गया। तो 26 नवंबर 1949 को आंशिक रूप से हमारा जो है संविधान लागू हो गया था, लेकिन पूर्ण रूप से जो है हमारा संविधान लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को। और 26 जनवरी 1950 को भारत एक गणतांत्रिक देश के रूप में स्थापित हुआ। क्लियर मित्रों? तो ये बात आप याद रखिएगा। 26 नवंबर 1949 को संविधान आंशिक रूप से लागू हुआ और 26 जनवरी 1950 को संविधान पूर्ण रूप से लागू हुआ। क्लियर? तो इसकी चर्चा जो है अनुच्छेद 394 में कि संविधान लागू किए जाने के संबंध में क्या प्रावधान था। ठीक है, इसको याद रखिएगा। दूसरा सवाल है भारतीय संविधान का संक्षिप्त नाम ये किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 393। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ये भारतीय संविधान का नाम है और जो किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 393 में है। क्लियर मित्रों? अगला सवाल, क्या मूल अधिकार आत्यांतिक है? बिल्कुल नहीं। आप यहाँ लिखिए नहीं, मूल अधिकार आत्यांतिक नहीं है। आत्यांतिक का मतलब समझिए, आत्यांतिक क्या होता है? आत्यांतिक का मतलब है कि किसी भी परिस्थिति में वो टाला नहीं जा सकता, वो लागू रहेगा। तो ये पूछ रहा कि क्या आत्यांतिक है मूल अधिकार? बिल्कुल नहीं है। क्यों? क्योंकि मूल अधिकार जैसे आपातकाल लागू है तो उस समय कुछ मूल अधिकार को क्या किया जाता है? निलंबित कर दिया जाता है। आपातकाल लागू है और कोई स्वतंत्रता का अधिकार मांगेगा तो क्या उसे मिलेगा? सरकार देगी? नहीं, वो प्रतिबंध लगा सकती है। क्लियर? आपातकाल लागू होने पर केवल 2 ही अनुच्छेद ऐसे हैं जो लागू रहते हैं, 20 और 21। क्लियर मित्रों? तो मूल अधिकार आत्यांतिक नहीं है, यानी आपातकाल के दौरान, विशेष परिस्थितियों के दौरान कुछ मूल अधिकारों को निलंबित किया जा सकता है। क्लियर? अब आगे बढ़ते हैं मित्रों। जो है भारतीय संविधान अर्धसंघीय है, ये किसने कहा था? ये परीक्षाओं में बार बार सवाल आता है कि भारतीय संविधान अर्धसंघीय है, ये किसने कहा था? तो भारतीय संविधान अर्धसंघीय है ये कहा था केसी व्हीयर। केसी व्हीयर। भारतीय संविधान अर्धसंघीय केसी व्हीयर, अर्धसंघीय केसी व्हीयर, ये अपने मन में बैठा लीजिए। अगला, रेबीज रोग। रेबीज रोग जो है ये किससे होता है? तो ये वायरस से होता है। अब कैसे हो जाता है? तो कुत्ता काटने से। कुत्तों को काटने से कौन सा रोग होता है? रेबीज। किसके द्वारा? वायरस के द्वारा। और रेबीज का टीका कौन खोजा था? तो रेबीज का टीका लुई पाश्चर। कौन खोजा था? तो लुई पाश्चर ने जो है रेबीज का टीका खोजा था। तो रेबीज जो है, रेबीज कैसे होता है? वायरस से होता है। किसके काटने से? कुत्ता के काटने से। और इसका टीका कौन खोजा था? लुई पाश्चर। और रेबीज को ही हाइड्रोफोबिया कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें पानी से डर लगता है। जिस व्यक्ति को रेबीज अगर हो जाता है तो उसमें पानी से डर लगता है, इसलिए हाइड्रोफोबिया भी कहते हैं। क्लियर? अगला सवाल, स्पर्म ओवम का निषेचन कहाँ होता है? तो स्पर्म और ओवम का निषेचन फेलोपियन ट्यूब में होता है। कहाँ होता है? फेलोपियन ट्यूब में होता है। और आप ये भी जानिए मित्रों कि ओवम में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता है।
अगर आपसे सवाल पूछा है कि जो है कहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता है, तो ओवम में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता है। और ओवम और स्पर्म का निषेचन कहाँ होता है, तो फैलोपियन ट्यूब। कहाँ होता है, फैलोपियन ट्यूब में होता है। क्लियर। और निषेचन के बाद जो है वो गर्भाशय में प्रवेश कर जाता है। क्लियर। अब आगे याद रखिए, अंतरिक्ष यान में ले जाया जाने वाला शैवाल कौन है। अंतरिक्ष यात्री जब जाते हैं तो अपने साथ किस शैवाल को ले जाते हैं, तो वो है कोलोरेला। कौन सा है, कोलोरेला। कोलोरेला, कोलोरेला शैवाल। क्लियर। टुंड्रा रोग जो है किससे होता है, किसमें होता है, तो टुंड्रा रोग गेहूं में होता है। टुंड्रा रोग किस में होता है, गेहूं की फसल में होता है। और जो है ये किसके द्वारा होता है, जीवाणुओं के द्वारा होता है। टुंड्रा रोग गेहूं में होता है और किसके द्वारा, जीवाणुओं द्वारा होता है। क्लियर। अब आगे बढ़ते हैं। प्राकृतिक रबर बना होता है, तो प्राकृतिक रबर क्या है, आइसोप्रीन। प्राकृतिक रबर क्या है, आइसोप्रीन। प्राकृतिक रबर आइसोप्रीन। प्राकृतिक रबर आइसोप्रीन। अगला सवाल, द टेस्ट ऑफ माई लाइफ, ये किसकी आत्मकथा है। द टेस्ट ऑफ माई लाइफ किसकी आत्मकथा है, तो ये है युवराज सिंह की। किसकी है, जो क्रिकेटर युवराज सिंह हैं जो है, उनकी आत्मकथा का नाम है द टेस्ट ऑफ माई लाइफ। द टेस्ट ऑफ माई लाइफ, ये किसकी आत्मकथा है, तो जो है ये युवराज सिंह की है। साथ ही एक सवाल और याद रखिए, अगर पूछे कि मीन कैंप किसकी आत्मकथा है, मीन कैंप किसकी आत्मकथा है, तो ये जर्मन तानाशाह हिटलर की। मीन कैंप ये जर्मन शब्द है और इसका जो है हिंदी में अनुवाद होता है मेरा संघर्ष। तो मेरा संघर्ष या मीन कैंप किसकी आत्मकथा है, तो जर्मन तानाशाह हिटलर की। हिटलर ने किस पार्टी की स्थापना किया था, नाजी पार्टी की। हिटलर ने किस पार्टी की स्थापना की थी, नाजी पार्टी की। आगे मित्रों देखते हैं हम लोग, जो है पंडवानी नृत्य कहाँ का है, तो पंडवानी नृत्य छत्तीसगढ़ का है। पंडवानी नृत्य छत्तीसगढ़ का है। साथ ही इसके लिए, पंडवानी नृत्य के लिए पूरे विश्व में प्रसिद्ध महिला कौन है, तीजन बाई। पंडवानी नृत्य के लिए इनका विशेष योगदान है। ठीक है। पंडवानी नृत्य को जो है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर महत्व जो है किसने दिया, तो तीजन बाई ने दिया था। क्लियर। तो तीजन जो है तीजन बाई का संबंध किस नृत्य से है, पंडवानी नृत्य से है। पंडवानी नृत्य कहाँ का है, छत्तीसगढ़ का है। साथ ही पंथी ककसार मुरिया रावत, 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 ये भी कहाँ का नृत्य है, तो छत्तीसगढ़ का है। कहाँ का नृत्य है, छत्तीसगढ़ का है। पंथी ककसार मुरिया और रावत ये जो है छत्तीसगढ़ का। तो पंडवानी के साथ ये भी आप लोग याद रखिए। क्लियर मित्रों। आगे जो है पीलबराकी खान कहाँ है, तो पीलबराकी खान ऑस्ट्रेलिया में है। पीलबराकी खान कहाँ है, ऑस्ट्रेलिया में। क्लियर। और किस धातु से संबंधित है, लौह अयस्क। पीलबराकी खान ऑस्ट्रेलिया किससे संबंधित है, लौह अयस्क। और ऑस्ट्रेलिया में पाई जाने वाली घास का नाम क्या है, डाउन्स। ऑस्ट्रेलिया में पाई जाने वाली घास का नाम क्या है, डाउन्स। क्लियर। तो ऑस्ट्रेलिया में डाउन्स घास भी पाई जाती है और ऑस्ट्रेलिया में पीलबराकी एक खान है जो किसके लिए प्रसिद्ध है, तो लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है। क्लियर। अगला सवाल जो है PLR क्या है, तो PLR का पूरा नाम होता है प्राइम लैंडिंग रेट। प्राइम लैंडिंग रेट। बैंक में जो है, जो बैंक किसी को ऋण देता है तो उसमें दो प्रकार के जो है ब्याज चलते हैं। एक होता है बेस रेट, एक होता है PLR यानी प्राइम लैंडिंग रेट। क्लियर मित्रों। अब PLR या प्राइम लैंडिंग रेट के विषय में समझते हैं। तो जो है कोई भी बैंक जो ऐसे सामान्य व्यक्ति को जिस दर पर ऋण देता है उसे कहते हैं बेस रेट। क्लियर। और कोई भी बैंक, कोई भी व्यापारिक बैंक, कोई भी कमर्शियल बैंक जिस दर पर अपने सबसे प्रिय ग्राहक को, अब प्रिय ग्राहक कौन होगा,
जो है तो प्रिय ग्राहक जो बैंकों में लेन देन जो है हमेशा अच्छे तरीके से करता है, बैंक का समय पर ऋण लेता है और समय पर उसका ब्याज सहित वापस कर देता है, वो बैंक के लिए जो है अच्छे जो है कस्टमर होते हैं और बैंक उनको जो है सस्ते दर पर जो है ऋण देता है। तो जो बैंक अपने जो है जो प्रिय जो है ग्राहक होते हैं, और प्रिय ग्राहक का कंडीशन बता दिए। प्रिय ग्राहक कौन होगा? प्रिय ग्राहक कोई रिश्तेदार नहीं होगा, प्रिय ग्राहक होगा जो बैंकों से लेन देन बहुत ही साफ सुथरे ढंग से करता है और जो है समय पर उसका ब्याज सहित मूलधन को वापस करता है, वो जो है उसका जो है प्रिय ग्राहक होता है बैंक का। और बैंक को ये पावर होता है कि उसको जो है कम दर पर भी ब्याज उपलब्ध करा जाता है और इसी को कहा जाता है प्राइम लैंडिंग रेट, प्राइम लैंडिंग रेट। क्लियर मित्रों? अब आगे बढ़ते हैं हम लोग जो है प्रतिभूति बांड का क्या असर होता है। तो जानिए प्रतिभूति बांड सरकार या बैंक जारी करती है। क्लियर? जब प्रतिभूति बांड जारी होता है तो मार्केट में मुद्रा की तरलता कम हो जाती है। क्लियर? जैसे कोई बांड जारी हुआ, अब सब लोग पैसा लगा के बांड खरीदेंगे और जब बांड खरीदेंगे तो मार्केट में प्रचलन में मुद्रा की क्या हो जाएगी? मुद्रा प्रचलन में कम हो जाएगी। इसीलिए जो है कहा गया है कि बाजार में मुद्रा की तरलता घटती है। जब ये क्यों किया जाता है? तो अगर बाजार में अर्थव्यवस्था में जो है मुद्रा अधिक अगर मुद्रा आएगा तो स्वाभाविक है महंगाई अधिक होगी। तो महंगाई अगर तेजी से बढ़ रही है तो जो है सरकार समय समय पर जो है प्रतिभूति बांड जारी करती है और प्रतिभूति बांड जारी करती है तो जो है लोग प्रतिभूति बांड को खरीदते हैं। क्लियर? और जब खरीदेंगे तो उनका पैसा तो बैंक के पास चला गया, तो मार्केट में प्रचलन में मुद्रा क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। अब कम हो जाएगी, जब प्रचलन में कम हो जाएगी तो खरीदारी कम होगी, जब खरीदारी कम होगी तो कुछ पल के लिए महंगाई क्या हो जाएगी? स्थिर हो जाएगी। तो आपको याद रखना है कि प्रतिभूति बांड जब जारी किया जाता है तो बाजार में मार्केट में मुद्रा की तरलता कम हो जाती है, घटती है। क्लियर? अब आगे बढ़ते हैं जो है वैदिक काल में परुष्णी किस नदी का नाम था? तो आज की राबी और वैदिक काल की परुष्णी। क्लियर? तो परुष्णी किस नदी को कहते हैं? राबी नदी को। अस्किनी किस नदी को कहते हैं? चेनाब नदी को। सदा नीरा किसको कहते हैं? गंडक को। सतुद्री किसे कहते हैं? सतलज को। बितस्ता किसे कहते हैं? झेलम को। क्लियर मित्रों? तो ये याद रखिएगा। साथ ही आपको एक और चीज याद रखना है कि परुष्णी नदी के तट पर ही दशराज युद्ध हुआ था जिसमें राजा सुदास ने 10 कबीलों को पराजित किया था परुष्णी नदी के तट पर ही। और परुष्णी को जो है किस नदी को कहा गया है वेदों में? तो वेदों में कहा गया है जो है राबी नदी को। किसको कहा गया है? राबी नदी को। क्लियर मित्रों? आगे जो है हम लोग देखते हैं एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना तो 1784 में विलियम जोन्स ने की थी। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना 1784 में विलियम जोन्स ने की थी। क्लियर? अगला सवाल, उपनिषदों का फारसी में अनुवाद दारा सिकोह ने किया था और किस नाम से किया था? तो किया था सिर्रे अकबर। सिर्रे अकबर के नाम से किया था। तो जो है 52 उपनिषदों का अनुवाद जो है फारसी भाषा में दारा सिकोह ने किया था और सिर्रे अकबर के नाम से किया था। इसको भी आप मन में बैठा लीजिए। अगला सवाल जो है महाभारत का फारसी में अनुवाद रज्मनामा नाम से। महाभारत का फारसी में अनुवाद जो है किस नाम से किया गया है? रज्मनामा। और इसका जो है अनुवाद किसने किया था? तो फैजी और बदायूनी। कौन? फैजी तथा बदायूनी। अब्दुल कादिर बदायूनी ने किया था। क्लियर मित्रों? तो देखिए कुछ किताबों में आप पढ़ेंगे तो कहीं जो है बदायूनी मिलता है, कहीं फैजी मिलता है। क्लियर मित्रों? तो आप जो है इसको याद रखिएगा। महाभारत का फारसी में अनुवाद जो है रज्मनामा नाम से
अब्दुल कादिर बदायूनी ने किया था, लेकिन कहीं कहीं फैजी का नाम भी मिलता है। क्लियर मित्रों? तो महाभारत का फारसी में अनुवाद अब्दुल कादिर बदायूनी ने, और साथ ही फैजी को भी याद रखिएगा। महाभारत का अनुवाद जो है किस नाम से? तो रज्मनामा नाम से। क्लियर मित्रों? भोपाल गैस दुर्घटना कब हुई थी? ये बहुत ही हिट सवाल है, हर परीक्षाओं में कहीं न कहीं आ जाता है। ठीक है, तो भोपाल गैस दुर्घटना या भोपाल गैस कांड कब हुआ था? 3 दिसंबर 1984 को। 3 दिसंबर 1984 को। इसमें कौन सी गैस निकली थी? तो मिथाइल आइसोसाइनाइड, MIC मिक गैस निकली थी। मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस निकली थी। किसमें? भोपाल गैस कांड में। ठीक है, ये जो है इसको याद रखिएगा, 3 दिसंबर 1984 को ये दुर्घटना हुई थी। क्लियर? तो इसको भी आप याद रखेंगे। साथ ही अगला सवाल, भारत के हॉट स्पॉट कितने हैं? तो 4। भारत में हॉट स्पॉट कितने हैं? 4। चारों को याद करिए। तो पश्चिमी घाट, पूर्वी हिमालय, पश्चिमी घाट, पूर्वी हिमालय, और साथ ही इंडो वर्मा क्षेत्र। इंडो वर्मा जो भारत और म्यांमार के बीच का जो क्षेत्र है वो भी हॉट स्पॉट है, और सुंडालैंड। और कौन है? सुंडालैंड। तो फिर से एक बार रिवीजन करिए, जो है पश्चिमी घाट नंबर 1, पूर्वी हिमालय नंबर 2, इंडो वर्मा क्षेत्र नंबर 3, और जो है सुंडालैंड ये नंबर 4। तो भारत में हॉट स्पॉट कितने हैं? 4। अब हॉट स्पॉट क्या होता है? तो जहां सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है उसे क्या कहते हैं? हॉट स्पॉट। उसे कहा जाता है हॉट स्पॉट। हॉट स्पॉट इसलिए कि वो जैव विविधता को बनाए रखा जाए, उसको सुरक्षित रखा जाए, क्योंकि वो पर्यावरण की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण होता है। क्लियर मित्रों? तो ये जो है GK 2020 में आपको मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको बहुत सारी बातें जो है मन में बैठ गई होंगी। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और धन्यवाद। नमस्कार मित्रों, आप इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक और शेयर करें, अपनी राय कमेंट करके बताएं। इस तरह की और जानकारी के लिए हमारे टेलीग्राम व यूट्यूब चैनल शिक्षा फाल्कन को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाएं, जिससे हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। धन्यवाद।